Hi everyone, welcome back to your own channel tude.com and this is the part 2 of class 9th chapter number 1 matter in our surrounding. कल के सेशन में हम लोगों ने देखा था मैटर क्या होता है, मैटर की डिफरेंट स्टेट्स के बीच में हमने डिफरेंस किया था ऑन द बेसिस ऑफ 9 और 10 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. देन हम लोगों ने डिफ्यूज़न स्टडी किया था, डिफ्यूज़न क्या होता है, और उसके बाद हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जहाँ पे ख़त्म किया था दैट इज़ इंटर कन्वर्जन. कैसे इंटर कन्वर्जन होती है और क्यों होती है, हम लोगों ने वो सारे फैक्टर स्टडी किए थे और हर एक तरह की इंटर कन्वर्जन को हमने एक नाम प्रोवाइड किया था. नेक्स्ट इन द सीरीज जो चैप्टर में आता है दैट इज योर टेम्परेचर कन्वर्जन. आपको एक स्केल ऑफ टेम्परेचर गिवन होता है, दूसरे में कन्वर्ट करना होता है. सो एट द लेवल ऑफ योर एनसीईआरटी, आपकी एनसीईआरटी बुक में 2 स्केल गिवन है सिर्फ, केल्विन एंड सेल्सियस. बट हाउएवर 9th क्लास में फ़ारेनहाइट पे भी आपको स्केल कन्वर्जन टेम्परेचर देखा जा सकता है. सो मैं आप लोगों को 3 टेम्परेचर करवाऊंगा, एक सेल्सियस में, देन केल्विन में एंड देन फ़ारेनहाइट में. तीनों का रिलेशन देखेंगे हम और कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब कुछ देखेंगे. ठीक है, जो आपकी केल्विन और सेल्सियस की कन्वर्जन है वो बहुत ईजी होती है, हाउएवर थोड़ी सी फ़ारेनहाइट में आपको टिपिकल लगेगा. सो जैसे कि मैंने बोला हम लोग 3 स्केल्स स्टडी करेंगे, तीनों का हमें लीस्ट टेम्परेचर या फिर काउंट पता होना चाहिए और मैक्सिमम काउंट पता होना चाहिए. देन हम एक जर्नल फॉर्मूला बनाएंगे जिसके अकॉर्डिंग स्केल, कौन से स्केल को आपने कंसीडर करना है, प्लस योर लीस्ट काउंट, लीस्ट टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्केल अपॉन मैक्सिमम टेम्परेचर. ठीक है, ये होगा. ठीक है, ये सब कुछ हमें देखना होगा और ये हमारे पास है जर्नल फॉर्मूला. इसके बेसिस पे हम लोग रिलेशन ड्राइव करेंगे तीनों स्केल्स के बीच में. पहला स्केल इज योर डिग्री सेल्सियस, जहां पे जो लीस्ट टेम्परेचर होता है वो तो 0 डिग्री होता है और मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है. ये जर्नल स्केल है, इससे ऊपर भी टेम्परेचर जा सकते हैं, नो डाउट. सेकेंड इज योर केल्विन. केल्विन की बात करें, लीस्ट टेम्परेचर होता है -273 केल्विन एंड मैक्सिमम इज 100 केल्विन. देन द थर्ड स्केल फ़ारेनहाइट, -32 इज द लीस्ट टेम्परेचर एंड 270 is the highest temperature. Sorry, 180. This is 180. 180 is the highest या फिर maximum temperature. Then अगर जे इसको मैं देखूं, इस फॉर्मूले को कंसीडर करूं और इन तीनों के बीच में रिलेशन बनाऊं, सो व्हाट विल हैपन इज, स्केल अगर जो मैं डिग्री सेल्सियस लेता हूं उस पर मैं 0 प्लस कर देता हूं क्योंकि उसका लीस्ट टेम्परेचर 0 है और मैक्सिमम 100 है. दिस विल बी इक्वल टू, केल्विन की बात करें, सी केल्विन प्लस -273 अपॉन 100. प्लस माइनस माइनस होता है तो मैं इस प्लस माइनस को रिमूव करके डायरेक्टली माइनस लगा सकता हूं. देन लास्ट इज योर फ़ारेनहाइट. दिस इज द रिलेशन बिटवीन 3 डिफरेंट स्केल्स. आपके पास क्या होगा, आपको एक टेम्परेचर गिवन होगा, दूसरे में निकालना होगा. सपोज डिग्री सेल्सियस में आपको वैल्यू गिवन है और उन्होंने कहा है केल्विन में निकालिए, तो जो भी 2 चीजें आपको यूज करनी है सिर्फ उतना सा फॉर्मूला यूज कीजिएगा, रेस्ट आप इग्नोर कर सकते हो. अगर जो उन्होंने कहा है केल्विन गिवन है, फ़ारेनहाइट में निकालिए, तो आपको ये 2 फॉर्मूलाज यूज करने पड़ेंगे. क्लियर है? सो दिस इज अ टेम्परेचर और रिलेशन बिटवीन डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर. एक कोई सिंपल से न्यूमेरिकल कर लेते हैं. लेट अस से हमारे को गिवन है 21 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है. सो सेल्सियस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, C अपॉन 100, 0 की वैल्यू नहीं होती है, इज इक्वल्स टू K -273 बाय 100. दिस 100 विल कट दिस 100, इससे ये कट हो गया. सो C इज इक्वल्स टू K -273. 21 C की वैल्यू हमें गिवन है,
ये माइनस का है तो यहाँ आके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू केल्विन, एंड दिस विल बी इक्वल टू 294 केल्विन इज योर आंसर। ठीक है, तो दिस इज हाउ आपके पास बहुत इजी न्यूमेरिकल्स आएंगे इस चैप्टर से देखने को मिलेगा आपको, एंड यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर, दैट इज लेटेंट हीट। latent heat, द वर्ड लेटेंट मीन, ये जो लेटेंट यहां पे लिखा है इसका मतलब होता है हिडन, कोई चीज छुपी हुई है, तो दिस इज हिडन। सो लेटेंट हीट वो हीट है जो कि छुपी हुई हीट है, आपको नहीं दिखाई दे रही बट अपना काम कर रही है। लेट अस से अगर जो आप लोगों ने कोई चीज रखी फ्रीजर से निकाल के बाहर, सपोज आइस थी, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे थी, प्योर पानी था आपके पास, तो जब आप उसे इनिशियली बाहर रखोगे तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, और जैसे वो मेल्ट होने लगेगी, जो मेल्ट हो रही है वो अपनी वजह से हो रही है, आप लोग कोई उसे हीट नहीं दे रहे हो, सराउंडिंग की जो हीट है वो उसे ट्रैप करके मेल्ट हो रही है, और वो हीट आपको नहीं दिखाई दे रही है, मतलब वो छुपी हुई हीट है, आपको नहीं दिखाई दे रही बट अपना काम कर रही है, जो कि आइस को पानी में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, ये तो हो गया हिडन हीट। यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि आपका टेम्परेचर हमेशा सेम रहना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, स्टेट चेंज होगी बट टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। वी कैन कंसीडर एग्जाम्पल द सेम, बर्फ है, बर्फ को जब आप लोग लेते हो बाहर रखोगे तो इनिशियली जो उससे वाटर निकलता है दैट इज टू एट द सेम टेम्परेचर, उसकी जो ठंडक होती है और जो बर्फ की ठंडक होती है दोनों की कोल्डनेस हमेशा सेम रहती है। इसका मतलब इनिशियली जो होता है कन्वर्जन होती है स्टेट ऑफ मैटर की, वो सेम टेम्परेचर पे होती है। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। सो इट इज द टाइप ऑफ हीट विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट one state into another but keeping the temperature constant. The heat which converts one state of matter into another by keeping the temperature constant। ठीक है, ये होती है आपकी लेटेंट हीट की डेफिनेशन। ऑल्सो प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, प्रेशर भी यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। दो तरह की लेटेंट हीट आपके सिलेबस में है, वन इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन and the another one is latent heat of vaporization. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दोनों प्रोसेसेस हम लोगों ने कल स्टडी किए थे इंटरन कन्वर्जन के टाइम। फ्यूजन हमने देखा था, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ठीक है, जब हम लोग किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं दैट इज फ्यूजन। वेपराइजेशन मतलब अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, किसी चीज को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना इज वेपराइजेशन। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगी, इट इज द दैट अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू गैस बाय कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, बाय कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट इज द हीट, जो अमाउंट ऑफ हीट लगेगी एक सॉलिड को लिक्विड में ले जाने में under the condition that the temperature remains constant. ठीक है, that is your latent heat of fusion, the amount of heat required to convert solid into liquid by keeping its temperature constant.
ठीक है, दिस इज योर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. वेपराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट required to convert 1 kg of liquid into gas at constant temperature is your latent heat of vaporization. अगर जो हम इसके ग्राफ की बात करें या फिर एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, सपोज आइस है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पड़ी हुई है. आइस से क्या बनेगा? वाटर बनेगा. इनिशियल जो वाटर बनेगा वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही बनेगा. यहां पे क्या हुआ? स्टेट चेंज हो गई है बट टेम्परेचर कांस्टेंट है. ठीक है, टेम्परेचर सेम है बट स्टेट चेंज हो गई है. देन जो वाटर होगा वो थोड़ा सा टेम्परेचर अपना राइज करेगा, दैट इज टू लेट अस से ये 80 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया है वाटर. इसके बाद ये वाटर 80 डिग्री सेल्सियस से क्या बनेगा? स्टीम बनेगा. जो स्टीम बनेगी वो भी 80 डिग्री सेल्सियस पे ही बननी शुरू होएगी. एंड देन जो आपकी स्टीम है मतलब पानी बॉयल होगा एट 100 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे भी क्या देखने को मिल रहा है आपको कि यहाँ पे स्टेट चेंज हुई है बट टेम्परेचर सेम है. तो दिस इज लेटेंट हीट, दिस इज लेटेंट हीट. बट यहाँ पे स्टेट सेम है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है. सच अ टाइप ऑफ हीट जो कि आपके सिलेबस में नहीं है बट आपको मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट. ठीक है, इसे हम लोग स्पेसिफिक हीट कहते हैं. एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्टेट सेम है बट टेम्परेचर चेंज है, दिस इज स्पेसिफिक हीट. आपके सिलेबस में सिर्फ ये है, नथिंग एल्स. ठीक है, आप स्पेसिफिक हीट बस नाम याद रखिएगा, उसके अलावा आपके सिलेबस में सिर्फ लेटेंट हीट है. सो दिस इज ऑल अबाउट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन. ठीक है, नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर, दैट इज इवेपोरेशन. अच्छा, इसका एक बार ग्राफ भी देख लेते हैं हम लोग कि जो लेटेंट हीट है, अगर कई बार क्या होता है कि आपके टीचर्स आपको ग्राफ दे सकते हैं पेपर में और कह सकते हैं आइडेंटिफाई कीजिए किस टाइप ऑफ चेंज है. सो जो इसका ग्राफ बनता है दैट इज लाइट. सबसे पहले हमने क्या कहा था कि आपकी कोई चीज़ कांस्टेंट रहेगी, देन इंक्रीज होगी, देन कांस्टेंट इंक्रीज, कांस्टेंट इंक्रीज, कांस्टेंट इंक्रीज. सो यहाँ पे हम ले सकते हैं कि ये 0 डिग्री पे क्या था? आइस था. यहाँ पे हम स्टेट ले लेते हैं ऑफ मैटर एंड देन यहाँ पे हम टेम्परेचर ले लेते हैं. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ग्राफ ऑफ लेटेंट हीट. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इवेपोरेशन. Last topic of chapter is इवेपोरेशन. इवेपोरेशन हमने कल देखा था, एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज इवेपोरेशन. नॉर्मल सा प्रोसेस है बट इसे स्पेसिफिकली क्यों पढ़ना है हमें? क्योंकि इसका इफेक्ट देखने को मिलता है हमें डेली लाइफ में, दैट इज कूलिंग. इसकी वजह से कूलिंग होती है. ठीक है, ठंडक आती है. इवेपोरेशन क्या होती है? सबसे पहले तो देखो, इवेपोरेशन और बॉइलिंग में फर्क होता है. ठीक है, इवेपोरेशन की डेफिनेशन होती है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, किसी चीज का लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना बट किससे पहले? बॉयल होने से पहले इज योर इवेपोरेशन. बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है या फिर बॉइलिंग क्या होती है? इट इज अ कंडीशन व्हेन द प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, अगर जो किसी लिक्विड का प्रेशर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिक्विड के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ रहा है, तो एट दैट टाइम आप लोग कह सकते हो कि वो सब्सटेंस क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। बट उससे पहले वो बॉयल नहीं हो रहा, वो क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। दो अलग टर्म्स है, इवेपोरेशन बॉइलिंग से पहले, और बॉइलिंग क्या है, जब किसी लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाना। लिक्विड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाना इज योर बॉइलिंग, और यू कैन से बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उस टाइम पे जो टेम्परेचर होता है उसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब इवेपोरेशन के फैक्टर्स क्या क्या है जो इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। सबसे पहला फैक्टर आपका जो होगा दैट इज योर, सबसे पहला फैक्टर आपका टेम्परेचर ही आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। इवेपोरेट होने के लिए टेम्परेचर हमें हाई चाहिए होता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप दोगे, जितना किसी चीज़ को आप लोग हीट करोगे, उतना फास्ट वो इवेपोरेट होगी। सो मोर द टेम्परेचर मोर विल बी द इवेपोरेशन। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। सेकेंड फैक्टर इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब कितना बड़े सरफेस एरिया में आप लोगों ने उस लिक्विड को रखा हुआ है जिसका आपने इवेपोरेट करना है, उसको आप लोग कितने बड़े बर्तन में रख के इवेपोरेट कर रहे हो। सो वी कैन से एक गिलास है एंड एक पतीला है, लार्ज वेसल है, इसमें भी पानी पड़ा है, सपोज लेट अस से 1 लीटर, और इसमें भी 1 लीटर पानी पड़ा है। सो इवेपोरेशन जो आपको देखने को मिलेगी वो इसमें जल्दी मिलेगी, इसमें कम मिलेगी। द रीजन बीइंग, इसका जो माउथ है वो एनलार्ज है, ज़्यादा हीट ये या फिर ज़्यादा मॉलिक्यूल एकदम इवेपोरेट हो सकते हैं, स्पेस ज़्यादा है। जबकि यहाँ पे स्पेस कम है पार्टिकल्स के एग्जिट के लिए, तो यहाँ से कम पार्टिकल्स एग्जिट करेगा एट अ टाइम, तो इवेपोरेशन स्लो होगी। सो मोर द सरफेस एरिया इज मोर द इवेपोरेशन। थर्ड इज विंड स्पीड। हवा कितनी तेज है, सपोज यहाँ पे हवा चल रही है और पार्टिकल्स आ रहे हैं, पानी ऐड होता जा रहा है एयर में। सो जितनी तेज हवा होगी उतनी तेज ये पार्टिकल्स आगे जाते रहेंगे और यहाँ पे न्यू पार्टिकल्स के लिए जगह बनती रहेगी। सो मोर द स्पीड मोर विल बी द, मोर द विंड स्पीड मोर विल बी द इवेपोरेशन। तो जितनी ज़्यादा हवा होगी उतनी जल्दी पार्टिकल्स आगे जाएंगे और न्यू पार्टिकल्स के लिए जगह बनाते रहेंगे। सो मोर द विंड स्पीड मोर विल बी द इवेपोरेशन। फोर्थ इज योर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, इट इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर। एक गिवन टाइम में एयर में या फिर एटमॉस्फेयर में कितने वाटर ड्रॉपलेट्स पहले से ही प्रेजेंट है, दैट इज योर ह्यूमिडिटी। सो अगर जो पहले से ही बहुत ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स अवेलेबल है आपके इन्वायरमेंट में, सो क्या नए वाटर ड्रॉपलेट्स ऐड हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, है ना, सिंपल सी बात है, स्पेस ही नहीं है। सो अगर जो ह्यूमिडिटी पहले से ही ज़्यादा है तो आप लोगों का इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स आपकी बुक में दे रखे हैं एंड दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है सीधा 3 मार्क्स में, व्हाट इज इवेपोरेशन, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द इवेपोरेशन। अगर जब मैं इस सबको सम करके लिखूं, एक समरी लिखूं यहाँ पे, सो इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले हमने पढ़ा टेम्परेचर, देन टू सरफेस एरिया, देन टू योर विंड स्पीड, बट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। ये सेम टर्म आपको कहीं जगह मॉइस्चर भी मिल सकती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी कैन ऑल्सो बी रिप्लेस्ड विद मॉइस्चर, या आप रिप्लेस भी कर सकते हो मॉइस्चर के साथ। तो दिस इज अ समरी ऑफ ऑल द फैक्टर्स, हाउ ईच एंड एवरी फैक्टर इज अफेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन, कि इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है।
हमने लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी आप लोग बना नहीं सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। बट जब कोई कन्वर्जन हो रही होती है, सपोज आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रही है, तो उसके लिए आप लोग कुछ एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, है ना। हमें कन्वर्जन नहीं चाहिए, आइस भी यूज हो सकती है, वाटर भी यूज हो सकता है, स्टीम भी यूज हो सकती है, पर हम आइस से वाटर, वाटर से स्टीम क्यों बना रहे हैं? तो इस प्रोसेस में क्या लगता है कि एनर्जी वेस्ट हो रही है। नेचर को लग रहा है कि एनर्जी इज समवेयर वेस्टिंग इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू गैस। तो जब ये एनर्जी वेस्ट हो रही है, इस एनर्जी को नेचर क्या करता है, रीगेन करने की कोशिश करता है। कोई चीज़ वापस लेने की कोशिश करती है। रीगेन मतलब किस चीज़ को वापस लेना। सो जब कोई चीज़ एनर्जी को वापस लेगी, उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा सा कूल डाउन हो जाता है। और जब टेम्परेचर कूल डाउन होगा तो इसका मतलब क्या होगा, आपको ठंडक मिलेगी। सो बेसिकली क्या हो रहा है, टू मेंटेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट, जो एनर्जी खो चुकी है, उस एनर्जी का कंपनसेट करने के लिए नेचर एनर्जी से एनर्जी को वापस ले रहा है। ठीक है, इट इज रीगेनिंग द एनर्जी, एंड दिस रीगेन ऑफ एनर्जी रिजल्ट्स इन लोअर डाउन ऑफ टेम्परेचर, विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन अ कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, क्या क्या आपके बुक में टॉपिक है? सबसे पहला है कि जो आपका मटका होता है, मिट्टी का मटका होता है, अर्दन पोट होता है, अगर जे आप उसमें पानी पाते हैं तो क्या होता है, वो पानी थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है। क्यों होता है? जो आपका मटका होता है उसके बाहर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। तो जब उस पर धूप पड़ती है या फिर गर्मी पड़ती है उसके ऊपर, तो वहां से क्या होता है कि जो अंदर पानी होता है वो इवेपोरेट होना शुरू होता है उन छोटे छोटे पोर्स के थ्रू। जब पानी इवेपोरेट हो रहा है तो जैसे मैंने कहा कि एनर्जी वेस्ट हो रही है। अब जो एनर्जी वेस्ट तो होने नहीं देनी हमने, है ना। एनर्जी कैसे वेस्ट हो सकती है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी हमेशा सेम रहनी चाहिए। तो जो एनर्जी इस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने में लग रही है, उस लिक्विड को, उस एनर्जी को वापस लिया जाता है नेचर से। और जब एनर्जी वापस ली जाती है तो टेम्परेचर लोअर डाउन हो जाता है। सो दिस इज हाउ वाटर इनसाइड द अर्दन पोट या फिर मटका कूल्स डाउन। सेकेंड, आपको देखने को मिलता है कि जब आप लोग एक गिलास लेते हो, खाली गिलास, उसमें ठंडा पानी पाते हो, सो क्या होता है कि आपके गिलास के बाहर जो ड्रॉपलेट्स विजिबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब आप लोग ठंडा पानी पा रहे हो, उसके अंदर इवेपोरेशन का कहीं ना कहीं फिनोमिना नहीं लगता, कंडेंसेशन लगती है उसके अंदर। अब जब कोई चीज ठंडी है तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर पहले से ही कम है ना, ज्यादा नहीं है, पहले से ही कम है एज कंपेयर टू योर इन्वायरमेंट। आपके इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से तो कम टेम्परेचर है उसका। सपोज दिस इज योर ग्लास, ये आपका ग्लास है, इसमें आप लोग ठंडा पानी पा रहे हो, दिस इज कूल वाटर। सो आपको यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑलरेडी एयर होगी और पानी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होएंगे, मतलब ह्यूमिडिटी की वजह से यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी पानी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। जैसे आप लोग ठंडा पानी पाते हो, क्या होता है कि जो यहाँ के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि लोअर टेम्परेचर पे होते हैं, हाइयर टेम्परेचर पे होते हैं, सॉरी, मतलब एज कंपेयर टू दिस पानी गर्म होते हैं। तो जो हाइयर टेम्परेचर पे होते हैं वो क्या करते हैं, इस लोअर टेम्परेचर से थोड़ी सी एनर्जी लेते हैं और यहाँ पे ये भी लोअर टेम्परेचर की तरफ जाने की ट्राई करते हैं। सो इस लोअर टेम्परेचर के जाने के टाइम क्या होता है, आपकी क्या हो जाती है, कंडेंसेशन। एंड दिस कंडेंसेशन रिजल्ट्स इन कन्वर्जन ऑफ दिस ड्रॉपलेट्स, this water, moisture drops, moisture to into water droplets. सो इस कंडेंसेशन की प्रोसेस की वजह से आपको क्या दिखाई देते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बबल्स दिखाई दे के पानी के। ठीक है, उसके बाद हम सर्दियों में कॉटन के कपड़े क्यों गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं? द रीजन बीइंग उसके अंदर पोर्स होते हैं, वो एब्जॉर्ब कर सकता है पानी को। अब जब कोई एब्जॉर्ब करेगी, फिर जब वो चीज़ उसमें से विंड पास होएगी तो वो एस्केप होने की ट्राई करेगी, इवेपोरेट होने की ट्राई करेगी, और जब इवेपोरेट होगा तो एनर्जी लॉस्ट होगी, उस एनर्जी को रीगेन करेंगे हम लोग। जब रीगेन करेंगे तो आपको क्या होगी, ठंडक फील होगी। तो बेसिकली यही रीजन होता है कि कॉटन कपड़ों में क्या होता है, स्पेसीज होते हैं जो कि स्वेट एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर जैसे उसमें से विंड पास होती है वो
इवेपोरेट होते हैं आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स, स्वेट मॉलिक्यूल्स, और इमीडिएटली आपको कूल प्रोवाइड होता है, ठंडक प्रोवाइड होती है। देन नेक्स्ट इज योर कि जो आपका पाम होता है, अगर जो आप पाम के ऊपर एल्कोहल या एसीटोन रखोगे, बेसिकली आप लोग जो थिनर होता है आपका नेल पेंट साफ करने वाला, उसे रखोगे तो क्या होगा, ये सैनिटाइजर्स है ना, द बेस्ट एग्जांपल इज सैनिटाइजर जो आपने कोविड के टाइम पे यूज किए थे। तो जैसे आप उसे हाथ पे रखते थे वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाता था, लिक्विड गायब हो जाता था और आपको ठंडक फील होती थी। तो दीज आर द डिफरेंट कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ इवेपोरेशन विच इज सीन इन आर डेली लाइफ, जो कि हम लोग हर रोज देखते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट चैप्टर। योर फर्स्ट चैप्टर इज ओवर नाउ, फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद मोशन, चैप्टर नंबर 8 or 7 of your book, 8 old NCERT के according, 7 new NCERT के according. So we will start with that. So goodbye. And अगर जो आपको कोई डाउट लगता है in the complete session, please let us know in the comment section. We will get back to you. Thank you.